नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। भाजपा के हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी होने के बाद हरियाणा में जगह जगह बीजेपी की जारी लिस्ट का विरोध नजर आने लगा है। इसी कड़ी में गढ़ी सांपला किलोई हलके में भी बगावत शुरू हो गई है। गढ़ी सांपला किलोई हलके के कई गांव के सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष व पार्षदों ने ओबीसी समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता रमेश बोहर के निवास स्थान पर पहुंचे। ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि बीजेपी ने ओबीसी समाज को अनदेखा करने का काम किया है। ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात करना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। आज सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कहा कि यह कमेटी 2 दिन के अंदर कोई ठोस निर्णय लेगी। वहीं ओबीसी समाज के नेता रमेश बोहर को टिकट न देने पर ओबीसी समाज ने बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। बीजेपी नेता ओबीसी समाज का जो प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, रमेश बोहर ने कहा कि समाज ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज भारी संख्या में लोग मेरे निवास स्थान पर पहुंचे हैं और एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी का जो निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। ओबीसी समाज की अनदेखी करना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। वहीं गढ़ी सांपला किलोई से टिकट के दावेदार रमेश बोहर की टिकट कटने से नाराज ओबीसी समाज के लोगों के अलावा गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, मेंबर व कई गांव के सरपंच समर्थन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि रमेश बोहर गढ़ी सांपला किलोई हलके से भाजपा के प्रबल दावेदार थे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने में अनदेखी की है, जिसके चलते तमाम लोगों में रोष है। साथ ही उन्होंने कहा रमेश बोहर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ही नहीं, वे हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। इतना ही नहीं, ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भाजपा ने जो टिकट गलत बांटी है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। रमेश बोहर को टिकट न मिलने से सभी वर्गों के लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा जो ओबीसी समाज की 15 सदस्यीय कमेटी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि होगा। तो कहते ना कि सच्चाई और ईमानदारी वो तो रही है को ना। ये इस टिकट को देखते हुए ऐसा लगता है इसके 2-4 टिकट और भी गलत बटी हैं। मतलब मैं यहाँ 2 दिन में आया हूँ मैं कहीं से और मुझे आते ही टिकट मिल जाए, जबकि मेरे पास पहले से कोई पद चेयरमैन नहीं का। और एक साइड जो पूरे हरियाणा का मतलब कि पूरे प्रदेश का ओबीसी समाज का नेतृत्व करते हैं, अपने विश्वकर्मा पांचाल समाज के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ में कुश्ती संघ अध्यक्ष हरियाणा से भी हैं। वो एक गढ़ी सांपला किलोई पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। वो पूरे हरियाणा में ये अपना भाईचारा होता है इनका भी, ओबीसी समाज है या फिर कोई भी समाज होता है, इनका संगठन होता है, उसके ये अध्यक्ष हैं। तो इनका तो पहला दायित्व बना था, क्योंकि सरकार की वोट ही आजकल चल के ओबीसी साथ में है और ओबीसी के टिकट कट, जबकि यहाँ से ओबीसी के सबसे पहले और प्रबल दावेदार रमेश बोहर जी थे। तो अभी क्या फैसला लिया है? अभी फैसला कमेटी बनाई है। कमेटी तो वो साफ साफ बता दिया भाई हम आपके साथ थे, अपना बोला जब तक। अब 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन के बाद जो कमेटी फैसला लेगी, निर्दलीय लड़वाना है या फिर कहाँ किस किस की खाट खड़ी करनी, शुद्धि बात है यार। पूरी 90 की 90 विधानसभा में कौन अपना आदमी है, किसकी मदद करनी है और किसकी काट करनी है, वो इनके हाथ में है। वो काम वो खुद भी करके दिखाऊंगे अगर कुछ हमारे बारे में नहीं सोचा। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा की प्रबल दावेदार थे और सर्वे में भी 6 सर्वे हुए थे, उनमें से 5 सर्वे में मेरा सबसे ऊपर नाम था। और किस कारणवश टिकट कटी है हमारी ये तो नहीं जानता, पर हमारे बैकवर्ड समाज में ओबीसी समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और वो जगह जगह जाहिर भी कर रहे हैं। और आज इसी टिकट बंटवारे को लेकर और ओबीसी समाज की अनदेखी को लेकर आपके सामने यहाँ हजारों आदमी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक कमेटी बना के और आगे की रणनीति बनाने का काम किया है। और मैंने उनसे कहा कि आप 2 दिन रुकिए और 2 दिन में उनका जो फैसला हुआ मेरे को मालूम होगा। कहीं ना कहीं जो है अनदेखी आपको कह रहे हुई है, क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ जो है ओबीसी समाज के लिए है? देखिए, आज हजारों कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई है कि जो बची हुई सीटें हैं उन पर ओबीसी समाज की दावेदारी पेश भी कर चुके हैं और ओबीसी समाज को उनका हक भी है और उनको वो मिलना चाहिए। और इसी फेरबदल के साथ जो है ओबीसी समाज में बहुत रोष है
और मैं अपनी पार्टी को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो टेंट हुआ है इसको पूरा कर लिया जाए, अन्यथा कबाड़ होने में समय नहीं लगेगा। आपने कहा कि पार्टी को काफी नुकसान होगा अगर इस तरह से अगर टिकटों का बंटवारा हुआ। बिल्कुल नुकसान होगा। अब हम अपने शीर्ष नेतृत्व में बात की है, अब किसी को पता नहीं कि टिकट बंटवारा कैसे हुआ है, टिकट पार्टी किसने, वो कोई किसी का नाम नहीं देता, कोई किसी का नाम दे देता है। आप डरेंगे टिकट वितरण में ओबीसी की अनदेखी की? जी, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि लगभग 14 सीटें उन्होंने इस वर्ग को दी है। देखिए 14 सीटें आप यादव समाज को अगर लगाते हो, हमारे भाई हुए, हमारे भाई गुर्जर समाज से भी हैं, 5-5 सीटें उनको दे रखी हैं। एक बाकी अगर ओबीसी की असली ओबीसी की बात करें तो मात्र 4 सीटों पे बीजेपी पार्टी हमारी जो है ओबीसी समाज सिमट गया है। ओबीसी समाज एक प्रजापत समाज को दे रखी है, एक कश्यप समाज को दे रखी है, एक कंबोज समाज को दे रखी है और एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चौथी सीट इनकी है। अच्छा, कितना नुकसान मानते हैं अगर टिकट का अगर देखिए नुकसान तो भी अब भी भरपाई हो सकती है और मैं यही शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि जो ये डेंट है इसको तुरंत प्रभाव से ठीक कर लिया जाए। और मैं अपनी पार्टी को एक नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जब से आए हैं, एक ओबीसी समाज में एक अलग सी लहर थी और हम चाहते हैं कि वो लहर बनी रहे। और मैं अपनी पार्टी से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये 4 सीटें हैं ये लगातार चेहरा बदली हुआ है, पर ये लगातार कंटिन्यू ये 4 जो कैंडिडेट हैं ये तो आते ही रहते हैं। और मैं अपनी पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी ओबीसी समाज का कोई ऐसा लीडर, ऐसा लड़का निकाले जो कि मजबूत हो और हम आने वाले समय में ये कह सके कि भाई बीजेपी की ओबीसी मुख्यमंत्री आया था, उन्होंने ये फलाना नेता के निकाल दिया। रोहतक जिले की मैम विधानसभा से टिकट कटने के बाद भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने अपने गांव खरकड़ा में पंचायत बुलाई, जिसमें गांव खरकड़ा ही नहीं आसपास के गांव के लोग पहुंचे। साथ ही सभी ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं शमशेर खरकड़ा ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हालांकि अभी पत्ते नहीं खोले कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से। उन्होंने बयान दिया कि कई पार्टियां उनके संपर्क में जरूर हैं। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि मैम विधानसभा में 52 पंचायतें हैं, ये सभी 52 पत्ते तय करेंगे कि वे क्या फैसला लेंगे। इसके लिए गांव बलंबा में रविवार को पंचायत बुलाई गई है, जिसमें चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला लिया जाएगा। हालांकि शनिवार को गांव खरकड़ा में हुई पंचायत में लोगों ने चुनाव लड़ने पर ही जोर दिया, लेकिन गांव बलंबा में मैम हल्के के सभी 52 पंचायतों को इकट्ठा किया जाएगा। इस पंचायत में अंतिम फैसला होगा। आपको बता दें कि शमशेर खरकड़ा वर्ष 2019 में मैम विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार बने और चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद उनकी पत्नी राधा अहलावत सक्रिय हुई राजनीति में और चुनाव की तैयारी में जुट गई। शमशेर खरकड़ा खुद भी कई बार ऐलान कर चुके थे कि उनकी पत्नी राधा अहलावत चुनाव लड़ेंगी, लेकिन भाजपा ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से शमशेर खरकड़ा ने बगावत शुरू कर दी है। हालांकि महम के करीब 1 दर्जन भाजपा नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। उनका कहना था कि बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारना गलत है। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल की जिला स्तरीय बैठक रोहतक के कांग्रेस भवन में हुई, जिसमें तमाम रिटायर्ड कर्मचारी पहुंचे और इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा के बेटे सिद्धार्थ बत्रा पहुंचे। इस दौरान हरियाणा रिटायर्ड एम्प्लॉइज कांग्रेस सेल के प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी पूरी हो चुकी है, अब बूथों पर और वार्डों पर जो है अध्यक्ष बनाने शुरू कर दिए गए हैं। हमारे सभी जिलों में विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और हम सभी मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लोगों तक जाकर डोर टू डोर अभियान करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जो 32 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, जो लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, उन पे अगर विश्लेषण किया जाए तो सभी मजबूत कैंडिडेट है और 32 के 32 ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीतेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। आज हमारी ये मीटिंग जिला रोहतक की मीटिंग है और
हमारा एक मिशन पूरा हो चुका है कि हमने सभी जिला अध्यक्ष, सभी विधानसभा अध्यक्ष बना चुके हैं हम। अब ये कॉलोनियों के हमारे आए हैं, जिसमें हमारी रोहतक की काफ़ी कॉलोनियों की कमेटियां बनी है और बूथ लेवल तक हम पहुंचने में सक्षम हो गए हैं। और आज सभी को टीमें बनाकर इस चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। जितने भी मौजूदा कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हैं, इन्होंने, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने जिम्मेवारी ली है और पूरी टीमें बनाकर घर घर तक जा करके बीजेपी को हरा के कांग्रेस पार्टी सरकार बनानी है। और यहाँ के मौजूदा विधायक जिनको अब उम्मीदवार भी बनाया है, भारत भूषण बत्रा जी को भारी बहुमत से जिताने का वायदा किया है। हमारी 32 जो टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, मैंने उनमें विश्लेषण किया था। हमारे पूरे हरियाणा में हम गए हैं, हर जिला अध्यक्ष बनाया, बहुत ही मजबूत स्थिति है। 32 के 32 विधायकों की जो टिकट दिया है, पार्टी हाईकमान ने जितना सोच समझ के पूरा सर्वे करा के जो टिकट दी है और मौजूदा विधायकों को जो टिकट दिए, हमारी पार्टी में कोई विरोध नहीं है। सब पूरे जोश खरोश के साथ आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जुटा हुआ है। और हमारी रिटायर कर्मचारी प्रकोष्ठ के मौजूदा कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी जो 6.5 लाख परिवार बनते हैं, ये अब की बार कांग्रेस को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और जो भी अपनी मांगों के लिए खड़े हुए, सब पर लाठियां, पानी की बौछारें, सबके साथ बेइंसाफी करी। सबको, जैसे खिलाड़ियों को तो घसीट करके उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, इतना अपमान किया उन खिलाड़ियों का तो दुनिया में सम्मानित है। दुनिया की, भारत की शान जिन्होंने दुनिया में बढ़ाई है। तो ये बहुत गलत सरकार थी, बहुत ही हानिकारक सरकार रही हमारे प्रदेश के लिए, कर्मचारी के लिए विशेषकर। अब सब ये बैठे हैं, हमारे वर्कर, सब ये फैसला किया है कि रोहतक में नहीं, सारे हरियाणा में फैसले हो रहे हैं कि सारे के सारे वोट बीजेपी के खिलाफ देंगे और बीजेपी को वोट की चोट से हराएंगे। और सब के सब बीजेपी ने जो काम किए, उल्टे काम किए, कर्मचारी विरोधी काम किए, जनता विरोधी काम किए, इनको सबक सिखाने का काम 8 तारीख ने जब रिजल्ट आएगा तब बीजेपी को पता लगेगा कि भाई सारे का कांग्रेस विजय होगी। रोहतक में ओपीएस तिरंगा मार्च की अनुमति रद्द करने के निर्णय के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाएंगी पेंशन बहाली संघर्ष समिति। 9 से 12 सितंबर तक प्रदेश के समस्त कर्मचारी काला बिले बांधकर विरोध जताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को और तेज किया जाएगा। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में समस्त राज्य कार्यकारिणी आपात वार्ता के लिए रोहतक पहुंची। इस दौरान पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार से लगातार कई बार हमारी ओपीएस बहाल को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार इस मांग पर सहमति बनाने के लिए तैयार नहीं है। कभी सरकार एनपीएस लेकर आती है, कभी यूपीएस लेकर आती है, लेकिन ना ही एनपीएस कर्मचारियों के हित में है, ना ही यूपीएस। कर्मचारियों की बस एकमात्र जो मांग है वो ओपीएस की है। रोहतक जिले के कलानौर के वार्ड नंबर 1 में स्थित एक मकान की छत बारिश के चलते गिर गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। घर के लोग मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। लोगों ने छत गिरने की सूचना मकान मालिक को दी। मकान मालिक ने जब घर आकर देखा तो उसके सपनों का आशियाना गिरकर धराशायी हो चुका था। इसके बाद उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मकान मालिक बीरमती ने बताया कि जैसे तैसे पाई जोड़कर आशियाना खड़ा किया था, जो अब मिट्टी का ढेर बन चुका है। बीरमती ने बताया वह मजदूरी करके किसी तरीके से पेट भरते थे। उनके पास यह एक कमरे का मकान था जिसमें वह निवास भी करते थे, साथ में पशुओं को भी रखते थे, जो अब बारिश की चपेट में आकर गिर चुका है। ऐसे में अब कहां जाए, क्या करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीड़ित मकान मालिक द्वारा सरकार व प्रशासन से उनकी आर्थिक सहायता करने की मांग उठाई गई है। इस बारे में वार्ड 1 से पार्षद प्रतिनिधि सनी ने बताया कि उक्त मकान मालिक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका एक कमरे का मकान था जो बारिश की चपेट में आकर के गिर चुका है। उन्होंने प्रशासन व सरकार से पीड़ित मकान मालिक की मदद करने की गुहार लगाई है।
तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।